तो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो के साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल हरीश क्लासेस बुलंदशहर में। कैसे हैं आप। जैसा कि आपको पता है कि कंटिन्यू मैंने कहा था कि देखिए हम अभी तो फ़िलहाल ज्योग्राफी की क्लासेस डाल रहे हैं और ज्योग्राफी के साथ साथ मैंने कहा था कि आपको एक क्लास हिस्ट्री की भी पर डे आपको मिलेगी। तो आज से मैंने शुरू किया है प्राचीन भारत का इतिहास। और इतिहास, हम भारत के इतिहास को जानने से पहले हम जानेंगे इतिहास के बारे में कि इतिहास वास्तव में है क्या। एक एक शब्द में आपको आसान भाषा में समझाऊंगा कि इतिहास है क्या। आइए जानते हैं। देखिए इतिहास इसे जैसे हम इंग्लिश में यानी जो कि यूनानी शब्द से बना है जिसका नाम है हिस्ट्री। हिस्ट्री की हम बात करें तो देखिए हिस्ट्री जो है आपके एक यूनानी शब्द से आया है। हम जानेंगे इतिहास। इतिहास है क्या, वास्तव में इतिहास है क्या। और आप सभी लोग जानते भी हैं कि इतिहास सब लोग स्टूडेंटों की ज़्यादातर ये समस्या होती है कि इतिहास को हम कैसे पढ़ें और कितना पढ़ें और कैसे पढ़ें, किस तरीके से पढ़ें जिससे कि इतिहास हमारा बहुत आसान हो जाए। तो मैं आपके यहाँ पर बहुत आसान तरीके से इतिहास को कवर कराऊंगा। ठीक है, चलिए इतिहास की बात करें तो देखिए इतिहास वास्तव में है क्या। इतिहास वह विषय जो अतीत का वर्णन कराता है यानी इतिहास वह विषय है जो अतीत का वर्णन कराता है। इसे ही हम इतिहास कहते हैं। अर्थात जो यह बताए कि अतीत में क्या हुआ। अतीत मतलब बीता हुआ समय। अतीत में क्या हुआ अर्थात बीता हुआ समय। और ये क्या है, ये इतिहास ही तो है। बीता हुआ समय एक इतिहास है। यानी इतिहास क्या है, वह विषय जो अतीत का वर्णन कराता है, जो यह बताए कि अतीत में क्या हुआ है, इसे क्या कहते हैं, इतिहास कहते हैं। देखिए अतीत से मतलब क्या होता है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लूँ जैसे मानव की उत्पत्ति, जैसे मानव का उदय, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता। अब आप जानते हैं कि ये मानव का उदय एक साथ, अभी हम जो खड़े हुए हैं आपके सामने, आप मेरे सामने हो, मैं आपके सामने हूँ, क्या मैं एक साथ ही हुआ? क्या मेरा क्रमिक परिवर्तन एक साथ ही हो गया? नहीं, इसके लिए भी बहुत समय लगा था। और मानव की उत्पत्ति एक साथ ना होकर के रुक रुक कर हुई थी। और मानव का विकास भी एक साथ नहीं बल्कि रुक रुक कर हुआ था। तो ये क्या है, हम पढ़ते हैं मानव के उदय यानी अतीत में पहुंच जाता है। और इसके साथ साथ देखिए हम पढ़ते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। और सिंधु घाटी सभ्यता, हम भारतीय इतिहास की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता से ही मानव की संस्कृति और सभ्यता का विकास माना जाता है। यहीं से इसकी शुरुआत मानी जाती है। तो सिंधु घाटी सभ्यता, ये अतीत के बारे में हम पढ़ते हैं। जब अतीत के बारे में पढ़ते हैं तो अतीत के बारे में जानना जरूरी होता है कि अतीत में वास्तव में हुआ क्या था। क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता अब की नहीं, बल्कि सिंधु घाटी सभ्यता आज से लगभग 5000 साल पहले की सभ्यता थी, जो आज वर्तमान में अतीत तो इसका है, आज भी है, इसके प्रमाण है आपके पास। लेकिन इस सभ्यता में क्या क्या हुआ करता था, केवल हम उसका अध्ययन करते हैं वहाँ से मिली हुई चीज़ों के माध्यम से ही। लेकिन वास्तविक रूप से क्या हुआ था सिंधु घाटी सभ्यता में, ये हम नहीं जानते। ठीक है, तो यही तो होता है हमारा अतीत। ठीक है, चलिए तो अतीत में अर्थात हम कह सकते हैं कि इतिहास वह विषय होता है जो यह बताता है कि अतीत में क्या हुआ था। अर्थात अतीत में हुई घटनाओं की जानकारी, यानी अतीत में हुई घटनाओं के बारे में या अतीत में हुई घटनाओं की जानकारी जिस शास्त्र या जिस ग्रंथ या जिस वस्तु से हमें प्राप्त होती है उसे हम क्या कहते हैं, इतिहास कहते हैं। और आप सभी जानते भी हैं कि इतिहास क्या होता है, अतीत ही होता है। चलिए आइए जानते हैं इतिहास को मैंने बताया था आपको कि इतिहास को लिखते हैं हिस्ट्री। और हिस्ट्री के बारे में बहुत जानना जरूरी होता है। हिस्ट्री इतिहास को इंग्लिश में यानी अंग्रेजी में हिस्ट्री कहा जाता है। यह एक
यूनानी शब्द हिस्टोरिया से बना। किससे बना है जी ये? हिस्टोरिया। यह एक यूनानी शब्द हिस्टोरिया से बना है जिसका अर्थ होता है छानबीन करना। किसका अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है, ये इतिहास यूनानी शब्द किससे बना है? हिस्टोरिया से बना है। हिस्टोरिया से बना है, जिसमें इसका अर्थ क्या होता है? छानबीन करना। छानबीन करना यानी इसका अर्थ क्या होता है? छानबीन करना। यानी हिस्ट्री की हम बात करें, हिस्टोरिया से जो शब्द ये बना है मिलकर के, इसका अर्थ होता है छानबीन करना। अर्थात हम अतीत के बारे में, जब हम किसी चीज़ के बारे में या अतीत के बारे में हम जानने की जिज्ञासा रखते हैं तो हम ये छानबीन करते हैं कि उस समय क्या हुआ था। जैसे एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ लिख दिया गया है, लेकिन अगर मैं आपको रिसेंटली, अगर मैं मान लीजिए अब से कम 400-500 साल पहले की घटना कुछ बारे में बात करूँ तो आप कहोगे जी देखिए 1526 कि जी 1526, मैंने एक डेट फिक्स कर 1526, और 1526 मैंने कहा जी कौन सा? सर पानीपत का युद्ध। पानीपत का युद्ध। तो आप क्या कहोगे? आपके माइंड में एक इमेज बैठी हुई है कि भाई 1526 बाबर भारत आया और इसने पानीपत का युद्ध किया और उस पानीपत के युद्ध में इसने विजय प्राप्त करी। तो हम अब ये देखिए, ये जो लिखा गया है यहाँ पे, ये जो लिखा गया है, ये इसका मतलब ये तो नहीं है कि ये कोई क्या मिथ्या या झूठी कहानी होगी। भाई वहाँ पे कुछ छानबीन करी होगी इतिहासकारों ने, तब जाकर के इसको लिखा होगा सही तरीके से। तो ये क्या होता है? छानबीन करना ही अर्थ होता है इसका। तो अतीत में हुई घटनाओं के बारे में जो जानकारी देता है उसे इतिहास कहते हैं, और इतिहास का अंग्रेजी रूपांतरण हिस्ट्री होता है, जो एक हिस्टोरिया से बना है। ये एक हिस्टोरिया यूनानी शब्द है जिसका अर्थ होता है छानबीन करना। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे? आइए जानते हैं। देखिए, इतिहास के बारे में सुव्यवस्थित तरीके से अध्ययन करना, या सुव्यवस्थित तरीके से अध्ययन करने के लिए जिस इतिहास को एक क्रमिक रूप यानी एक क्रमिक माध्यम दिया, या ये बताया कि इतिहास हम इस तरीके से पढ़ेंगे या इतिहास हम इस तरीके से होता है, ये सबसे पहले किसने बताया? एक व्यक्ति थे। आइए मैं बताता हूँ इनके बारे में। एक व्यक्ति थे, इनका नाम था हेरोडोटस। क्या नाम था? हेरोडोटस। हेरोडोटस, इनके बारे में बात करूं तो देखिए, इनका हेरोडोटस, इन्हें इतिहास का पिता कहते हैं। क्या कहते हैं? इतिहास का पिता कहा जाता है। पिता कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इन्हें इतिहास का पिता? देखिए, मैं थोड़ा सा इनके हेरोडोटस के बारे में बात करूं। देखिए, इनका जन्म हुआ था 484 BC में, जबकि इनकी मृत्यु की बात करूं तो सर इनकी जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 425 BC में। आप कहोगे जी ये क्यों लिख रहे हो, इनके जन्म और मृत्यु की क्यों लिख रहे हो? तो देखिए, जन्म इनका हुआ था तुर्की में, मृत्यु हुई थी इनकी इटली में। लेकिन नागरिक कहाँ के थे ये? तो मैं नागरिक की बात करूं तो मेरे भाई ये नागरिक थे कहाँ के? नागरिक थे ये यूनान के, यानी यूनानी नागरिकता इनके पास प्राप्त थी। यूनानी नागरिकता इनके पास प्राप्त थी। और मैंने कहा था कि ये हिस्टोरिया शब्द कहाँ से लिया गया? यूनानी शब्द से। अब मैं यहाँ पे बात करूँ कि यूनानी, ये नागरिक यूनानी थे और नागरिकता इनके पास यूनानी थी, हमारे इटली में थे, जन्म तुर्की में हुआ था, तो इनका इतिहास से क्या लेना देना हो गया? तो देखिए, एक युद्ध हुआ था, ठीक है, पेलोपोनेशियन का एक युद्ध हुआ था। आप इस युद्ध को याद रख लेना, पेलोपोनेशियन का युद्ध। और ये युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था? सर ये युद्ध लड़ा गया था, देखिए, लगभग कम से कम 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, 5वीं शताब्दी BC में एक युद्ध लड़ा गया था। उस युद्ध को हम पेलोपोनेशियन का युद्ध कहते हैं। और ये युद्ध लड़ा गया था किसमें? यानी देखिए, ये युद्ध किस किस के मध्य लड़ा गया था? तो 5वीं शताब्दी में एक युद्ध लड़ा गया था, इसे बोलते हैं पेलोपोनेशियन का युद्ध। और ये युद्ध लड़ा गया था स्पार्टा एवं एथेंस के मध्य। स्पार्टा एवं एथेंस के मध्य युद्ध हुआ था। और ये युद्ध में आपको पता होगा कि ये जो युद्ध हुआ था स्पार्टा और एथेंस के मध्य युद्ध हुआ था। और इस युद्ध में यूनानियों की बहुत बड़े स्तर पर जीत हुई, याद रखना। तो इसके ऊपर एक मूवी बनी हुई है, आपने मूवी देखी होगी 300। कौन सी होगी? 300 एक मूवी बनी हुई है स्पार्टन और एथेंस के मध्य। वहाँ कितने 300 स्पार्टन होते हैं और ये यूनानी होते हैं। और इन्होंने यानी एक युद्ध लड़ा
पेलोपोनेशियन का युद्ध, और इस युद्ध में यूनानियों की जीत हुई। और इसी पर आधारित हेरोडोटस ने एक पुस्तक लिखी, उस पुस्तक को हम जानते हैं हिस्टोरिका। और इस हिस्टोरिका नामक पुस्तक में इन्होंने यूनानी शासकों के विजय अभियान का वर्णन किया है और इन्होंने बताया कि इतिहास एक सुव्यवस्थित क्रम में कैसे लिखा जाता है, और इतिहास को सुव्यवस्थित तरीके से या सुव्यवस्थित क्रम में लिखने की परंपरा सर्वप्रथम हेरोडोटस ने चलाई। किसने चलाई? हेरोडोटस ने चलाई। और इसलिए एक रोमन वक्ता थे। कौन थे? रोमन वक्ता। इसलिए एक रोमन वक्ता थे जिनका नाम था सिसरो, और सिसरो ने इनको इतिहास का पिता की नामक उपाधि दी। किसने दी? सिसरो ने। क्यों दी? क्योंकि इन्होंने एक पुस्तक लिखी हिस्टोरिका, और इस हिस्टोरिका नामक पुस्तक में इन्होंने यूनानी शासकों की विजय अभियानों का वर्णन किया, और इन्होंने ही इतिहास को एक सही तरीके से एक सही क्रम में रखा, और इन्होंने बताया कि इतिहास होता क्या है। इसलिए सिसरो एक रोमन वक्ता थे, सिसरो ने इनको इतिहास के पिता की उपाधि दी। जन्म तुर्की, मृत्यु इटली, लेकिन इनके पास नागरिकता कहाँ थी? यूनान की। और इन्होंने यूनानी शासकों के बारे में ही लिखा है, और ये युद्ध के बारे में इन्होंने वर्णन किया है। इस युद्ध का उल्लेख हमें इनकी पुस्तक हेरोडोटस हिस्टोरिका में मिलता है। यूनानी शासकों का विजय अभियानों का उल्लेख मिलता है, यूनानी शासक क्या करते थे, कहाँ जाते थे, किन साम्राज्यों पर इन्होंने विजय प्राप्त करी, और इसी इतिहास को इन्होंने इस पुस्तक में वर्णित किया, और यूनानी शासकों का इसमें वर्णन मिलता है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि हिस्टोरिका नामक पुस्तक जो हेरोडोटस ने लिखी, और इन्हीं पुस्तक के कारण इनको इतिहास का पिता कहा गया, ये उपाधि सिसरो ने दी, तो इस पुस्तक में किसकी जानकारी मिलती है? तो इस पुस्तक में जानकारी मिलती है किसकी? यूनानी शासकों के विजय अभियानों की। यहाँ तक आ गया समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए आइए, हो गया यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? चलिए यहाँ पे हो गया, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर, इसको मैं हटा दूँ। चलिए, इतिहास में क्लास आपकी शुरू हो चुकी हैं, आप कंटिन्यू क्लास को करते रहिए। और देखिए, आप कॉमेडी चैनलों को ज्वाइन कर लेते हो, सब्सक्राइब कर लेते हो, शेयर करते हो, एक मुहिम चला लीजिए आप, जिससे कि लोगों को एजुकेशन मिलती रहे। और जो स्टूडेंट नहीं तैयारी कर पाते हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं कि जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर होती है, नहीं पढ़ पाते हैं, लेकिन पढ़ने की जिज्ञासा उनके मन में रहती है। तो आप सभी लोग, उन तक एक रिक्वेस्ट है कि एक फ़िल्म आई थी, आपको पता होगा, सलमान खान की, उन्होंने कहा कि थैंक यू मत बोलो, 3 लोगों की हेल्प कर दो। तो इतना कर दीजिए कि आप नहीं देखना चाह रहे हैं इस वीडियो को, आपके मतलब की वीडियो नहीं है, तो आप इस वीडियो को आप सिर्फ इतना कर सकते हो कि फॉरवर्ड करने में, तो देखिए शेयर करने में आपका कोई पैसा नहीं लगता है, केवल 1 MB या 2 MB का डाटा लगता है। तो आप इस वीडियो को फॉरवर्ड कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस लिंक को शेयर कर दीजिए, जिससे कि उन तक ये वीडियो पहुँच जाए, और उनसे भी कह दीजिए भाई इसको, वीडियो को आगे बढ़ा दीजिए। और मैं बता रहा हूँ कि देखिए, अगर हमारा चैनल आगे भी चलता रहा, तो ये मेरी गारंटी है कि मैं इस चैनल पर कभी पेड कोर्स नहीं बेचने दूंगा, ये मेरी गारंटी है। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट इस पर काम करता रहूँगा, चाहे हमें कुछ आए या ना आए। ठीक है, जल्दी आइए देखते हैं इतिहास के बारे में। मैंने बताया था, चलिए आइए जानते हैं इतिहास के बारे में। ठीक है, इतिहास हो गया। इतिहास की मैंने बताई थी कि अतीत में हुई जानकारी, और इतिहास केवल हमें अतीत के बारे में ही नहीं बताता, बल्कि यह किसी देश की संस्कृति और सभ्यता के बारे में ही बताता है। हम भारतीय संस्कृति की बात करते हैं, भारतीय सभ्यता की बात करते हैं, लोग हमसे सीखते हैं। क्यों? क्योंकि भारतीय संस्कृति, प्राचीन संस्कृति, एक ऐसी संस्कृति, एक ऐसी सभ्यता जो युगों युगों से चली आ रही है, और आज भी वर्तमान आप बरकरार देख सकते हैं। हमारे कल्चर को आज विदेशी अपना रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि भारतीय कल्चर कितना अच्छा है, भारतीय सभ्यता क्या है। ठीक है, चलिए आइए जानते हैं मानव के उदय को लेकर के। पहले मानव का उदय देख लेते हैं, मानव का उदय, उसके बाद फिर चलेंगे
यहाँ पर भारतीय इतिहास के बारे में, अभी मैं भारतीय इतिहास में नहीं आया हूँ, केवल अभी बताएंगे। देखिए, मानव का उदय। मानव का उदय, मानव का जन्म उन प्राइमेट जीवों से हुआ है। मानव का जन्म उन प्राइमेट जीवों से हुआ है। प्राइमेट जीव क्या है? प्राइमेट जीव की मैं बात करूं तो देखिए, प्राइमेट जीव किसे कहते हैं? जैसे इसमें कौन कौन से आते हैं? जैसे छछूंदर, वानर, लंगूर, ये इनके अंतर्गत आते हैं। तो इन्हें क्या कहते हैं? हम सब प्राइमेट जीव कहते हैं। यानी मानव का जन्म एक साथ एक कृमिक प्रक्रिया के माध्यम से नहीं हुआ, बल्कि रुक रुक कर इसका जन्म हुआ है। और मानव का जन्म उन प्राइमेट जीवों से हुआ है जिन्हें हम क्या कहते हैं? जिन्हें छछूंदर, वानर, लंगूर कहा जाता है। एक कपी मानव था, आप जानते हैं, एक कपी मानव आप जानते हैं। यही इसी को कपी मानव को, कपी वानर यानी जो मानव था, इसी को हमारा पूर्वज कहा जाता है। कपी माने बंदर, इसी को हमारा पूर्वज कहा जाता है। यानी हम किसके वंशज हैं? हम बंदरों के वंशज हैं, आप देखते भी हो। ठीक है, चलिए, तो इसे प्राइमेट जीवों से हुआ है, ये बताया गया है जो कि इतिहास में इसके बारे में बताते हैं। और साइंस तो आप जानते हैं अच्छी तरीके से, एक रेवोल्यूशन और एक परिवर्तन प्रकृति का नियम है, तो आप सभी लोगों ने जान रखा हुआ। ठीक है, चलिए, ठीक है। मानव का जन्म, मानव की उत्पत्ति सर्वप्रथम अफ्रीका महाद्वीप में मानी गई है। यानी इन्होंने कहा है, और वैज्ञानिकों का मानना भी है कि मानव की उत्पत्ति अफ्रीका महाद्वीप में हुई थी। याद रखना, अफ्रीका महाद्वीप। और इन्होंने कहा था कि सर्वप्रथम मानव अफ्रीका महाद्वीप में पाए गए थे। और अफ्रीका महाद्वीप में इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? समुद्र से इनकी उत्पत्ति हुई थी। और समुद्र में कौन से प्राइमेट जीव? तो समुद्र से इनकी उत्पत्ति हुई। कहाँ से हुई थी सर? अफ्रीका महाद्वीप में। समुद्र से इनकी उत्पत्ति मानी जाती है कि मानव की उत्पत्ति समुद्र से हुई थी। और धीरे धीरे समुद्र में जीव थे वो भूमि स्थल पर आए, और स्थल पर आने के बाद इनका विकास होता चला गया। धीरे धीरे ये विकसित होते चले गए, और इसके बाद इनकी यानी मानव जैसे दिखने वाले प्राणी सर्वप्रथम अफ्रीका महाद्वीप में ही पाए गए। इसलिए अफ्रीका महाद्वीप को मानव की जननी कहा जाता है। और इसे भविष्य का महाद्वीप भी कहते हैं, याद रखना। अफ्रीका महाद्वीप को मानव की जननी कहा जाता है। लेकिन आप जान सकते हैं कि इसके बाद साइंटिस्टों ने कहा कि देखिए, अफ्रीका महाद्वीप से ही मानव इधर उधर अन्य महाद्वीपों की ओर गया, और इन्हीं में से एक मानव भारत आया, जिसका कंकाल शिवालिक की पहाड़ियों से पाया गया था। इसे रामापिथिक्स कहा जाता था। लेकिन इसके बारे में हम अभी जानेंगे, इसको अभी नहीं लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, चलिए। आज से लगभग 80 लाख वर्ष पहले, 80 लाख वर्ष पहले मानव जैसे दिखने वाले जीव अफ्रीका महाद्वीप में पाए गए। अफ्रीका महाद्वीप में पाए गए, जिन्हें रामापिथिक्स कहते थे। रामापिथिक्स कहा गया। यानी जो मानव जो चारों पैरों से चलता था, जिनके चारों पैरों से चलता था, जैसे आज बंदर आप देखते हैं, पशु देखते हैं आप, बानर को आप देखते हैं, तो बानर क्या करते हैं? अभी भी चारों पैरों से चलते हैं। जो हाथ है वो पैरों के रूप में इस्तेमाल करते हैं। और ऐसा जो मानव सर्वप्रथम जो पाया गया, जिसे रामापिथिक्स नाम दिया गया था, ऐसा मानव आज से लगभग 80 लाख वर्ष पहले अफ्रीका महाद्वीप में देखा गया, और इसे रामापिथिक्स कहा गया। धीरे धीरे मानव, यानी मैंने बताया था मानव की उत्पत्ति अफ्रीका महाद्वीप, मानव अफ्रीका महाद्वीप में पाया गया। और वो मानव था जो पेड़ पौधों पर रहता था। धीरे धीरे ये नीचे उतर करके आया, चारों पैरों से चलता था, धीरे धीरे खड़ा होना शुरू किया। और जब खड़ा होना शुरू किया तो इसकी रीढ़ की हड्डी मजबूत हुई, और जब इसकी रीढ़ की हड्डी मजबूत हुई तो वह मानव जो सर्वप्रथम सीधा होकर मतलब खड़े होकर, सीधा होकर चलने
लगा उसे ऑस्ट्रेलोपिथिक्स कहा गया। ठीक है, क्या कहा गया उसे? ऑस्ट्रेलोपिथिक्स कहा गया। और यह वह मानव था जिसकी रीढ़ की हड्डी सर्वप्रथम मजबूत हुई। ठीक है, 1 मिनट, जरा लाइट आ गई है तो मैं ज़रा इसे बंद कर दूं। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, लाइट आने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलिए। तो वो मानव जिसकी रीढ़ की हड्डी सर्वप्रथम मजबूत हुई और वो सीधा होकर खड़ा होकर चलने लगा, इसे क्या कहा गया था? इसे ही कहते थे हम ऑस्ट्रेलोपिथेकस। और इसी की एक, देखिए आज भी जैसे हम जानते हैं कि भारतीय समाज या अन्य किसी समाज की बात करें तो हम भारतीय समाज की ही बात कर लेते हैं, हम भारत में रह रहे हैं, भारत की समाज की बात कर लेते हैं। आज भी आप जानते हैं कि देखिए यहाँ पे मानव तो है, मनुष्य तो है, लेकिन मनुष्य में जातियाँ बटी हुई हैं, मनुष्य में जातियाँ बटी हुई हैं। इसी तरीके से जो ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस था, इसमें जाति तो नहीं थी लेकिन एक प्रजाति थी, तो इसी की एक उप प्रजाति थी। ऑस्ट्रेलोपिथेकस की एक उप प्रजाति जिसे क्या कहा जाता था? जिंजीथ्रोक्स कहा जाता था, जिंजीथ्रोक्स कहा जाता था। यानी ऑस्ट्रेलोपिथेकस की एक उप प्रजाति जिसे जिंजीथ्रोक्स कहा गया। इस मानव का हम बारे में जो बात कर रहे हैं, यह मानव कौन सा मानव था? यह वह मानव था जिसने सर्वप्रथम हथियार बनाए यानी औजार बनाए। जिंजीथ्रोक्स वह मानव जिसने सर्वप्रथम ठीक है पत्थरों के हथियार यानी औजार बनाने प्रारंभ किए। और आप जानते हैं कि मानव के द्वारा प्रयोग में लाया गया पहला औजार यानी उपकरण कौन सा था? पत्थर की बनी हुई कुल्हाड़ी। और वो पत्थर की बनी हुई कुल्हाड़ी किसने बनाई थी? यही था आपके जिंजीथ्रोक्स। ये मानव, ये कौन सा मानव? ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस का ही एक उपप्रजाति। और ये वो मानव था जिसने सर्वप्रथम पत्थरों से बने हुए उपकरण यानी औजार बनाने शुरू किए। यही मानव कहलाता है आपके जिंजीथ्रोक्स। धीरे धीरे मानव का क्रमिक परिवर्तन चलता गया, धीरे धीरे मानव चलता गया, विकास होता गया धीरे धीरे मानव का। और मानव का जिस तरीके से विकास होता जा रहा था, मानव पहले 4 पैरों से चलता था, दौड़ता था, घूमता था, लेकिन धीरे धीरे खड़ा होना शुरू किया, फिर गिरा, फिर खड़ा हुआ। धीरे धीरे मानव को लगा कि खड़े होकर के ज़्यादा अच्छा हम सर्वाइव कर सकते हैं, और उसकी रीढ़ की हड्डी मजबूत होती चली गई। और जिस तरीके से उसका विकास होता चला गया, उसी तरीके से मानव के मस्तिष्क का भी विकास होता चला गया। लेकिन इतना मस्तिष्क का विकास नहीं, क्योंकि अभी भी मानव आदिम है। आदि मानव इसे कहते हैं। आदि मानव का क्या होता है? आदिम का अर्थ होता है भोजन की तलाश में यहाँ वहाँ भटकते रहना, कच्चा मांस खाना। अभी भी मानव यहाँ कच्चा मांस ही खा रहा है। अभी भी मानव को आग के बारे में पता नहीं है कि किस तरीके से क्या होगा, कैसे होगा, हम क्या खा सकते हैं, पका के खा सकते हैं, ना खा सकते हैं, क्योंकि मानव के मस्तिष्क का विकास पूरी तरीके से नहीं हुआ। उसके बारे में मैं अभी बताऊंगा आगे। चलिए, तो इसने सबसे पहले क्या बनाए? प्रारंभ किए, यानी हथियार बनाने प्रारंभ किए। और ये मानव कौन सा था? जिंजीथ्रोक्स था। इसी मानव ने सर्वप्रथम पत्थरों के बने हुए उपकरण प्रारंभ किए थे बनाने। ठीक है, धीरे धीरे मानव पौधों से उतर करके यानी पेड़ों से उतर करके ज़मीन पर आया, और इसने अपना निवास स्थान पत्थरों की गुफाओं को बनाना शुरू कर दिया। जब इसने अपना निवास स्थान पत्थरों की गुफाओं को बनाना शुरू कर दिया, तो मानव अभी भी कच्चा मांस खा रहा था। लेकिन अचानक एक दिन रेवोल्यूशन हुआ, और रेवोल्यूशन हुआ तो इनके सामने एक ऐसी वस्तु जो इनको एनर्जी दे रही थी, एक ऐसी चीज़ जो इनको एनर्जी देती, इनके सामने प्रकट हुई। उसका नाम था आग। लेकिन ये नहीं जानते थे कि आग का प्रयोग हम कैसे करेंगे। आग जलाना जानते थे लोग, लेकिन आग अचानक हुई खोज थी इनके द्वारा, अचानक की गई खोज थी। आप जानते थे कि मैं बताऊंगा अभी आगे कि मानव किस तरीके से शिकार करता था, किसका शिकार करता था? जीव जंतुओं का शिकार करता था, जंगली जानवरों का शिकार करता था। तो अब शिकार के रूप में वो क्या इस्तेमाल करता था? बड़े बड़े पत्थर। और जब वो पत्थरों को ऐसे फेंक करके मारता था, बहुत ताकत थी उसके अंदर, बहुत पावरफुल था। जब पत्थरों को बहुत दूर तक फेंक कर मारता था, तो इसमें क्या होता, जब पत्थर आपस में टकराए तो इसने देखा कि एक चिंगारी उत्पन्न हो रही है। लेकिन इसने आग लगा तो ली, आग जलानी सीख ली, लेकिन आग को बुझाएंगे कैसे, आग पर काबू पाएंगे कैसे, आग का प्रयोग कैसे करेंगे, ये मानव ने नहीं सीखा। तो मानव के द्वारा पहली की गई खोज आग का खोज थी। और जिसने, यानी वह मानव जिसने
सर्वप्रथम आग की खोज की उसे पिकिंग मानव कहा गया। क्या कहा गया? पिकिंग मानव, यानी गुफाओं का मानव, उसे पिकिंग मानव कहा गया। और ये आग की खोज आज नहीं, बल्कि आग की खोज किस देश से हुई थी? तो ये हुई थी सर चीन देश से। चीन देश से, क्योंकि आग के जो सबसे प्राचीनतम प्रमाण साक्ष्य हमें जहाँ से, जिस देश से मिले हैं, उसे आज हम चीन, यानी वर्तमान हमारा पड़ोसी देश चाइना, यहीं से चीन से ही आग की खोज हुई थी। और जिस मानव ने इस आग की खोज करी उसे पिकिंग मानव यानी जावा मानव भी कहा गया। जावा मानव या पिकिंग मानव। यहाँ तक समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए, यहाँ तक हो गया, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब चलते हैं भारतीय इतिहास के बारे में। मैंने कहा था कि मानव 80 लाख वर्ष पहले, लेकिन क्या मानव भारत में भी आ चुका था उस समय? देखिए, 80 लाख वर्ष पहले अफ्रीका महाद्वीप में मानव की उत्पत्ति हो चुकी थी, लेकिन क्या वो मानव भारत आ चुका था? आइए इसी के बारे में जानेंगे। पहले इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद हम चलेंगे भारतीय इतिहास के बारे में। ठीक है, चलिए, चाहे तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखिए, यहाँ तक हो गया। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिए, और किसी का कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। निश्चित ही आपका सबसे पहले क्लास शुरू करने से पहले आपका डाउट क्लियर किया जाएगा। देखिए, वीडियो हमारी जो है वो अभी रिकॉर्डेड वीडियो है, लाइव हम आपके साथ में नहीं जुड़े हैं। अभी हमारे पास इतना संसाधन नहीं है लाइव जुड़ने के लिए। अगर आप लोगों का प्यार और सपोर्ट रहा तो अब जल्दी ही इन सब चीज़ों को हम कवर करेंगे, और आपकी तैयारी यानी निचले स्तर से शिखर तक ले जाने की जिम्मेदारी हमारी है, प्रयास हमारा, सफलता आपकी। ठीक है, चलिए, मैं बेशक आपको पर डे मोटिवेशन वाली स्पीच दूं, पर डे दूं, क्या फ़ायदा उसका जब तक आपके अंदर से मोटिवेशन खुद नहीं निकलेगा। मैं यहाँ आके आपके सामने रोज़ाना खड़ा हूँ और रोज़ाना कहूँ कि ये करो, वो करो, ये करो, जब तक आपके अंदर से खुद से नहीं आएगा ना, मन से नहीं आएगा ना, तब तक आप कुछ नहीं कर पाने के। जब तक आपकी जिज्ञासा, पढ़ने की जिज्ञासा, एक ललक, एक टारगेट, जब तक आपके अंदर से खुद से नहीं आएगा, आपका मन नहीं है पढ़ने का, और आपसे बार बार मैं मोटिवेशन स्पीच देकर वहाँ पे पढ़ो, ये करो, नहीं हो पाएगा जब तक आप अपना मन खुद नहीं बनाओगे। ठीक है, चलिए आइए शुरू करते हैं फिर से इतिहास को लेकर के। आइए भारतीय इतिहास के बारे में जानते हैं। भारतीय इतिहास, भारतीय इतिहास, देखिए भारतीय इतिहास के बारे में। ठीक है, चलिए भारतीय इतिहास की हम शुरुआत करें। मैंने अभी आपको मानव की उत्पत्ति बताई कि मानव की उत्पत्ति कैसे हुई, तो आइए जानते हैं भारत के इतिहास की शुरुआत कहाँ से हुई। भारतीय इतिहास की शुरुआत आज से लगभग 20 से 25 लाख वर्ष पहले हुई। ठीक है, आज से लगभग 20 से 25 लाख वर्ष पहले मानव की यानी भारतीय इतिहास की शुरुआत हुई थी। कहाँ से मानते हैं भारतीय इतिहास की शुरुआत की? यहाँ से हम इतिहास को कैसे माने? देखिए, इतिहास वहाँ का होता है जहाँ पर जिस स्थान का संबंध किसी मानव से होता है, इसको ही हम इतिहास कहते हैं। यानी एक ऐसा स्थल जिससे किसी मानव का जुड़ाव हो, जैसे अफ्रीका महाद्वीप मानव का जुड़ाव था, इसको हम इतिहास को पढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, मानव का वहाँ से जुड़ाव था, इतिहास पढ़ते हैं। अगर जहाँ पर मानव से संबंध नहीं होता है, वहाँ ज्योग्राफी में आ जाता है, उसे भूगोल कहा जाता है। जैसे समुद्र में जीव जंतु होते हैं, इससे किससे पढ़ते हैं? वहाँ भूगोल के अंतर्गत रख के पढ़ते हैं ना उसे हम। लेकिन इतिहास हम किसके लिए रख के पढ़ते हैं? जहाँ पर जिस स्थल का किसी मानव से कोई संबंध होता है वही इतिहास होता है, क्योंकि वहाँ मानव रहा होगा, मानव की कुछ गतिविधियाँ रही होंगी, वहाँ पर मानव ने कुछ कार्य किए होंगे, मानव का कुछ समाज रहा होगा, मानव के द्वारा किए हुए कुछ कार्य होंगे, यही इतिहास में होता है। तो भारतीय इतिहास की शुरुआत हम 20 लाख ईसा पूर्व से क्यों मानते हैं? क्योंकि सर्वप्रथम
क्योंकि सर्वप्रथम भारत में मानव की उत्पत्ति आज से 20 लाख वर्ष पहले हुई थी, क्योंकि यहाँ से शिवालिक की पहाड़ियों से सर्वप्रथम शिवालिक की पहाड़ी से एक मानव कंकाल प्राप्त हुआ। क्या हुआ था? मानव कंकाल प्राप्त हुआ। और जब इसका अध्ययन किया गया तो पुरातत्ववेत्ता यानी जो इसका अध्ययन करते हैं, अध्ययन किसके माध्यम से किया जाता है, इसकी जांच किसके माध्यम से? जब इसकी जांच की गई मानव कंकाल की, तो पुरातत्वविदों ने बताया कि यह वह मानव था जो आज से लगभग 20 से 25 लाख वर्ष पहले भारत में निवास करता था। और वो मानव कौन सा था? रामापिथिक्स मानव। कौन सा मानव? जो अफ्रीका में भी निवास करता था, तो इन्होंने पाया कि ये, अब यहाँ पर इतिहासकारों का ये मानना था कि हो सकता है कि ये मानव अफ्रीका से आया हो, लेकिन इस मत को नकार दिया। अभी तक मानव ये मानते थे, अभी तक मनुष्य यानी इतिहासकार भी ये मानते थे, पुरातत्ववेत्ता भी ये मानते थे कि मानव की उत्पत्ति अफ्रीका महाद्वीप से हुई है। लेकिन एक व्यक्ति थे जिनका नाम था डॉक्टर सोनकिया। डॉक्टर सोनकिया 1982 में ये मध्य प्रदेश घूमने गए, अपनी पूरी फैमिली के साथ गए थे। 1982 में ये मध्य प्रदेश गए और इन्होंने मध्य प्रदेश में एक स्थल था, मध्य प्रदेश यानी एमपी गए, और एमपी का एक स्थल था जिनका नाम था ठीक है, हथनौरा। मध्य प्रदेश का हथनौरा एक स्थल पड़ता है, और यहाँ पर खुदाई के दौरान इन्होंने एक मानव खोपड़ी प्राप्त करी, क्योंकि पुरातत्ववेत्ता थे। मानव की खोपड़ी प्राप्त करी, और जब इन्होंने मानव की खोपड़ी प्राप्त करी तो इन्होंने जब उसका कार्बन डेटिंग विधि के माध्यम से कार्बन डेटिंग विधि के माध्यम से जब इन्होंने इसकी खोज करी, कार्बन डेटिंग विधि को आप हाईलाइट कर दीजिए, इसके बारे में बताऊंगा अभी। जब इन्होंने कार्बन डेटिंग विधि के माध्यम से इसकी खोज करी तो इन्होंने बताया कि यह वह मानव था जो पूरे विश्व में सर्वप्रथम पहली बार यहाँ आया, और ये वो मानव था जिसकी उत्पत्ति यानी इन्होंने जब इस खोपड़ी के बारे में अध्ययन किया और खोपड़ी के बारे में जानकारी ली तो इन्होंने बताया कि यह विश्व का सर्वप्रथम मानव था जिसकी उत्पत्ति अफ्रीका महाद्वीप से ना होकर के भारत में हुई है। और इन्होंने 1982 में एक खोपड़ी प्राप्त करी, मानव कंकाल, और इन्होंने जब इसका अध्ययन किया तो इन्होंने बताया कि यह वह मानव था जिसकी उत्पत्ति पूरे विश्व में सर्वप्रथम इसकी हुई है। तो इससे ये बात पता चलती है कि भारत की यानी पूरे विश्व को मानव की जननी भारत को कहा जाता है। फिर इन्होंने अपने माध्यम से बताया था। ठीक है, चलिए आइए कार्बन डेटिंग विधि के बारे में बात करते हैं थोड़ा सा। कार्बन डेटिंग विधि, इसकी खोज 1949 में 1946 में एक व्यक्ति थे जिसका नाम था लिबी एक शिकागो यूनिवर्सिटी के थे। किसके थे? शिकागो यूनिवर्सिटी के एक व्यक्ति थे। इन्होंने 1949 में कार्बन डेटिंग विधि की खोज करी, इन्होंने और इनकी टीम ने 1949 में 1946 लिख दिया मैंने, 1949 में कार्बन डेटिंग विधि की खोज करी। और कार्बन डेटिंग विधि क्या होती है? देखिए, कार्बन डेटिंग विधि कार्बन का एक अपर रूप होता है, कार्बन का एक समस्थानिक होता है, और C14 के माध्यम से हम किसी वस्तु की आयु प्राप्त करते हैं, किसी वस्तु की आयु की हम जानकारी लेते हैं, किसी वस्तु की आयु को हम ज्ञात करते हैं, और जिस विधि से हम किसी वस्तु की आयु ज्ञात करते हैं उसे कार्बन डेटिंग विधि कहते हैं। अब इसमें जिस वस्तु में कार्बन की मात्रा जितनी कम होती है वो वस्तु में कार्बन की मात्रा जितनी कम होगी वो वस्तु उतनी ही पुरानी मानी जाती है, याद रखना। यानी कार्बन की मात्रा कम, वस्तु उतनी ही पुरानी, कार्बन की मात्रा ज़्यादा, वस्तु उतनी ही अभी जल्दी में बनी है। कार्बन डेटिंग विधि कितने वर्ष तक की आयु का पता लगा सकती है? तो देखिए, वह वस्तुएं जो 50,000 साल के बीच में रहती हैं, तो इन विधियों का पता लगाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? कार्बन डेटिंग विधि का। और जो इससे 50,000 वर्ष से पहले की होती हैं उनका यूरेनियम डेटिंग विधि से क्या निकाली जाती है? आयु निकाली जाती है। अब आप कहोगे जी मानव की उत्पत्ति तो हाँ इस तरीके से, तो फिर इसके माध्यम से कैसे निकाली गई?
कार्बन डेटिंग विधि से सबसे प्रामाणिकता के साथ रिजल्ट निकाले जाते हैं, इसलिए कार्बन डेटिंग विधि का ही इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, याद रखना। यूरेनियम डेटिंग विधि जैसे पृथ्वी की आयु, सूर्य की आयु, किसी ग्रह की आयु निकालने के लिए यूरेनियम डेटिंग विधि का इस्तेमाल करते हैं, आप इसको ध्यान रखना। चलिए, हम आ रहे थे इसमें सोनकिया पे, डॉक्टर सोनकिया पे। ठीक है, चलिए इसको आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लेना, नोट कर लेना बाद में। ठीक है, तो क्लास फिर बहुत लंबी हो जाएगी। चलिए, तो डॉक्टर सोनकिया ने इसको नकार दिया। मध्य प्रदेश के हथनौरा से इन्होंने मानव खोपड़ी प्राप्त करी, और जो मानव जो सबसे पहले यहाँ पाया गया था इसे रामापिथिक्स कहा गया। लेकिन भारतीय इतिहास को विश्व स्तर पर कोई मान्यता नहीं मिली। धीरे धीरे ये बात धीरे धीरे प्रक्रिया चलती रही। सर्वप्रथम भारतीय प्रागैतिहासिक काल को, भारतीय प्रागैतिहासिक काल को उद्घटित करने का श्रेय डॉक्टर प्राइमरोज को दिया जाता है। डॉक्टर प्राइमरोज को दिया जाता है। ठीक है, इन्होंने ही सर्वप्रथम भारतीय प्रागैतिहासिक काल के बारे में जानकारी दी कि भारतीय प्रागैतिहासिक काल क्या है। इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं, आदिऐतिहासिक काल किसे कहते हैं, ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं, पहले आप इसको समझिए। ठीक है, फिर मैं बताऊंगा आपको। सर्वप्रथम भारतीय प्रागैतिहासिक काल के बारे में जानकारी जिस व्यक्ति ने दी थी उसका नाम था डॉक्टर प्राइमरोज, और इन्होंने 1842 में कर्नाटक, कौन सा था, कर्नाटक, और कर्नाटक का एक जिला पड़ता है लिंगासुर। ठीक है, कर्नाटक के रायचूर जिले, ठीक है, कर्नाटक में एक जिला पड़ता है, जिला का नाम है रायचूर। जिला कौन सा है, रायचूर। और रायचूर में एक स्थान है, इसका नाम है लिंगासुर। लिंगासुर से मानव के द्वारा प्रयोग किए गए कुछ पत्थरों के बने हुए उपकरण प्राप्त किए, और जब इन्होंने इसका अध्ययन किया कार्बन डेटिंग विधि के माध्यम से, जब इन्होंने इसकी जानकारी ली तो इन्होंने बताया कि यह औजार, यह उपकरण उस युग के थे जब मानव इस काल में था, प्रागैतिहासिक काल का मानव था, और ये इस युग से संबंधित थे। और इन्होंने युग बताया प्रागैतिहासिक काल। इन्होंने बताया कि यहाँ का मानव इस तरीके के उपकरण यूज करता था। ये वो उपकरण हैं जो प्राचीन यानी प्रारंभिक मानव ने सर्वप्रथम इन उपकरणों का प्रयोग किया, ये वही उपकरण है। ठीक है, प्राइमरोज। उसके बाद बात यहीं खत्म नहीं होती है, 1853 की बात है। 1853 में, ठीक है, जॉन इवांस, कौन थे, जॉन इवांस। 1853 में जॉन इवांस ने भी यहाँ से यानी भारत के कुछ क्षेत्रों से कुछ उपकरण प्राप्त किए, और इन उपकरणों का जब इन्होंने अध्ययन किया तो इन्होंने बताया कि यह प्रागैतिहासिक काल से संबंधित है। बात यहीं खत्म नहीं होती है, अभी बात और चलती है आगे। 1863 में एक व्यक्ति और आए थे। ठीक है, एक व्यक्ति और थे 1863 में, इन्होंने बताया, और 1863 में इन्होंने इसके बारे में जानकारी दी। 1863 में, ठीक है, इनका नाम था रॉबर्ट ब्रूसफुट। 1863 ये आता है, रॉबर्ट ब्रूसफुट। इन्होंने क्या प्राप्त किया, रॉबर्ट ब्रूसफुट ने, इन्होंने नर्मदा नदी घाटी से कुछ उपकरण प्राप्त किए, और ये नर्मदा नदी घाटी ही नहीं बल्कि इन्होंने गोदावरी नदी के तट वाले क्षेत्र से यानी आंध्र प्रदेश का एक स्थल है अतीरपक्कम। क्या है, 1863 में रॉबर्ट ब्रूसफुट, अतीरपक्कम आंध्र प्रदेश के अतीरपक्कम से रॉबर्ट ब्रूसफुट ने मानव के द्वारा प्रयोग में लाए गए प्रथम औजार यानी प्रथम उपकरण पत्थर की बनी हुई कुल्हाड़ी, पत्थर की बनी कुल्हाड़ी की खोज की
और इन्होंने बताया कि यह वह उपकरण है जो मानव ने सर्वप्रथम प्रयोग किया, यानी मानव के द्वारा प्रयोग किया गया पहला उपकरण पत्थर की बनी कुल्हाड़ी। इस कुल्हाड़ी की खोज 1863 में रॉबर्ट ब्रूसफुट ने की। कहाँ से? आंध्र प्रदेश के अतिरिपक्कम से। और इन्होंने भारतीय प्रागैतिहासिक काल के बारे में ही बताया, लेकिन अभी तक मान्यता नहीं मिली। भारतीय प्रागैतिहासिक काल को विश्व स्तर पर कोई मान्यता नहीं मिली। उसके बाद 1930 में एक व्यक्ति और आए, 1930 में, इनका नाम था MC बर्किट। 1930 MC बर्किट MC बर्किट, माइल्स क्रॉफर्ड बर्किट इनका नाम था। इन्होंने क्या काम किया? 1930 में इन्होंने कृष्णा नदी घाटी से मानव के द्वारा प्रयोग में लाई गई कुछ मानव बस्तियों का इन्होंने मानव बस्तियों की कुछ खोज करी। और इन मानव बस्तियों का जब इन्होंने अध्ययन किया तो इन्होंने बताया कि ये प्रागैतिहासिक काल से संबंधित है और यहाँ पर मानव प्रागैतिहासिक काल में यहाँ में मानव निवास करता था, इन बस्तियों में रहता था, इनका इस्तेमाल करता था। इस तरीके से यहाँ पर इन्होंने बताया। उसके बाद 1935 में दो व्यक्ति थे जिनका नाम था पीटरसन और टेरा। ये दो व्यक्ति थे। पीटरसन और डी टेरा के प्रयासों के माध्यम से भारतीय इतिहास को विश्व स्तर पर मान्यता मिली और इन्हीं दोनों व्यक्तियों ने भारतीय प्रागैतिहासिक काल को विश्व स्तर पर लेकर के आए और इन्हीं के माध्यम से हमें भारतीय प्रागैतिहासिक यानी भारत का प्रागैतिहासिक काल है, इसको पहली बार मान्यता मिली। और आज हम इतिहास को भी पढ़ते हैं आज भारत में। ठीक है, तो ये थे इसके भारत के इतिहास की एक भारतीय इतिहास की एक लंबी प्रक्रिया जिस प्रागैतिहासिक काल को आज हम जानते हैं। और प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं? पुरापाषाण काल, नवपाषाण काल, मध्यपाषाण काल, क्रम से चलेंगे तो पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल। उसके बाद फिर प्रागैतिहासिक काल के बाद जो भारत में चला उसे हम आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं, इसी को हम पढ़ेंगे। चलिए ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही काफ़ी है। मिलेंगे, फिर आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। अब शुरू करेंगे हम भारतीय इतिहास को और भारतीय इतिहास में हम प्रागैतिहासिक काल को शुरू करेंगे। प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, इस क्लास को हम शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार आप सभी के लिए। जय हिंद और जय भारत। देखते रहिए क्लास को कंटिन्यू करते रहिए। इतिहास की सीरीज भी आपकी शुरू हो चुकी है। फिर मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद और जय भारत। नमस्ते।